Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, welcome to online class. In our previous lecture, we have studied some new concepts related to the development of atomic structure. And in this session, we will continue our discussion with Rutherford atomic model. Okay, we have already studied that Rutherford was a scientist who developed the model for an atom, and we were studying about the experiment which he had done in order to explain the structure of an atom. So we will revise a little bit about that model and the experiment. Rutherford used alpha emitter source, polonium element, and he placed it into a lead box, and there was a hole in this lead box from where the alpha beam or the beam of alpha particles was emitting. He placed a thin gold foil in middle and surrounded the gold foil with a photographic plate which was coated with zinc sulfide. Okay, so in his experiment, he observed that some of the alpha particles pass straight from the gold foil, and a few alpha particles deflected with the angle which was lesser than 90 degrees. It means they show a very little deflection. उन्होंने अपना एंगल चेंज करा, पाथ चेंज करा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए और उन्होंने जाकर जिंक सल्फाइड पर जाकर स्ट्राइक हुए जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर. बट अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक, गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक हुए और वापस जो है वो जाकर वापस जो है वो उसी डायरेक्शन में आ गए, पास नहीं हुए उसमें से. तो उससे उन्होंने क्या चीज़ें कंक्लूड की थी वो हमने आज स्टडी करना है. We have already studied the experiment. So what was the observations we have also discussed. And okay, observations के बाद जो conclusion उन्होंने उसमें देखा वो ये था basically कि अगर आप इसको देखेंगे, फॉर सपोज ये आपका ये गोल्ड फॉयल थी, उसमें हम एक जो एटम का स्ट्रक्चर बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस्टेब्लिश करा वो कुछ इस तरह किया कि सेंटर में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का एम्प्टी है और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें जगह जगह स्प्रेड हुए हैं, जस्ट लाइक प्लम्स इन अ पुडिंग. सो जब अल्फा पार्टिकल्स जो कि डबल पॉजिटिवली चार्ज है, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज थे, तो जो सेंटर में आपके पास यहाँ न्यूक्लियस है एटम का, उसमें आपके पास प्रोटॉन्स मौजूद हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. तो जैसे ही वो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स विल कम टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस, तो वो रिपल्जन होगी, एक दूसरे को दूर करेंगे और वो अपना वे चेंज कर लेंगे, अपना पाथ चेंज कर लेंगे और बाउंस बैक हो जाएंगे. अब वो अल्फा पार्टिकल्स जो कि स्ट्रेट गुजरे थे, वो स्ट्रेट गुजरने का रीज़न क्या था बेसिकली कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम वाज एम्प्टी. एटम का जो स्पेस है मोस्टली वो जो है वो खाली था, तो वहाँ कोई चार्ज स्पीशी जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को फील नहीं हुई. अब स्ट्रेट उसमें से जो है वो गुजर गया विदाउट शोइंग एनी अट्रैक्शन और रिपल्जन. बट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स चेंज देयर पाथ अ लिटिल बिट, थोड़ा सा जो है उन्होंने अपना रास्ता चेंज करा. उसका रीज़न क्या था कि जैसे ही वो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास से गुजरे तो उनको अट्रैक्शन फील हुई, तो वो उसकी तरफ मूव हुए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट में होने वाली ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रॉ करे या बताए कि मोस्ट प्रोबेबली एटम जो है वो कुछ इस तरह से उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स अरेंज्ड होंगे. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं सेम वही चीज़ कि वो अल्फा पार्टिकल्स जो कि स्ट्रेट पास हुए अनडिफ्लेक्टेड थे, उसका मतलब ये था कि यहाँ मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी, खाली है, और
जो बाउंस बैक हुए उसका रीज़न ये था कि अल्फा पार्टिकल जब इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के पास आए तो रिपल्जन की वजह से उन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया, और जो स्लाइड डिफ्लेक्शन शो की थी उसका रीज़न क्या था कि वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से वो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स अट्रैक्ट हुए। ओके, एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, देयरफॉर इट वाज कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी. Small angles of reflection indicated that positively charged alpha particles were attracted by electrons. Large angles of reflection indicated that there is a massive positively charged body present in the atom, and due to repulsion, alpha particles were deflected at that large angle. Okay. So, what were the main points which were concluded from Rutherford atomic theory? Was the whole mass of atom is concentrated in the center of the atom called nucleus, and the positively charged particles are present in nucleus of atom, and the charge on nucleus of an atom is equal to plus Ze, where Z is charge number and E is the charge of proton. The electrons revolve around the nucleus in different circular orbits. Size of nucleus is very small as compared to the size of atom. Okay. Defects. What were the drawbacks or defects of Rutherford atomic model? जब इन्होंने अपना थियोरी एटॉमिक मॉडल को जो है वो पब्लिश करा तो उसके ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज करे. व्हाट वर द ऑब्जेक्शंस? देयर आर टू फंडामेंटल डिफेक्ट्स इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. दो मेन डिफेक्ट्स हैं उनके मॉडल के, वो क्या हैं? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, being a charged particle, electron, when accelerated, must emit energy. We know that the motion of electron around the nucleus is an accelerated motion, therefore it must radiate energy. But in actual practice, this doesn't happen. Suppose it has happened, then if it happens, then due to continuous loss of energy, orbit of electron must decrease continuously. Consequently, electrons will fall into the nucleus, but this is against the actual situation, and this shows that atom is unstable. Okay, according to first objection, जब कभी भी कोई चार्ज स्पीशी, कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करेगा, मूव करेगा, तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, रेडिएट करेगा कंटिन्यूसली. अब अगर फॉर सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो जब ये एनर्जी लूज करता रहेगा तो ये जो है वो न्यूक्लियस इसकी मूवमेंट बेसिकली कम होती रहेगी. जो इसकी स्पीड है आप समझ लीजिए वो कम होती रहेगी. अब जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है या प्रोटॉन है, वो इस इलेक्ट्रॉन को जितना ये इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, उतना जो है वो टाइटली होल्ड करेगा. जब ये इसको टाइटली होल्ड करेगा तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो स्पाइरल पाथ होगा, जस्ट लाइक दिस. वो जैसे जैसे एनर्जी लूज़ करेगा, स्पीड लूज़ होगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा होती जाएगी और वो करीब आते 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 एक वक्त पर उसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और न्यूक्लियस उसको कैप्चर कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस. बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिज़िक्स ये चीज़ जो है वो वैलिड है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाकर फॉल नहीं होता. तो अगर हम इस चीज़ को रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को सही सपोज करें तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्शन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके फॉल होगा, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हो रहा. तो ये एक ऑब्जेक्शन था, एक क्वेश्चन राइज हुआ था उनके मॉडल के ऊपर. सेकेंड डिफेक्ट क्या था? इफ़ द इलेक्ट्रॉन एमिट कंटिन्यूसली एनर्जी कंटिन्यूसली, देन दे शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन. जो स्पेक्ट्रम एटम से ऑब्टेन होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता, मतलब उसमें
एनर्जी कंटिन्यूसली जो है वो अगर इमिट होगी तो हमेशा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसमें आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो सेपरेटेड नहीं होंगी। लेकिन अगर एनर्जी जो है वो स्टेप बाय स्टेप लूज़ हो रही है तो आपके पास स्पेक्ट्रम कभी भी कंटिन्यूस नहीं बनेगा, बल्कि वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम। तो अगर हम एटम की बात करें तो वो हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम देता है, ना कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये एक रीज़न, एक ऑब्जेक्शन था बेसिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज रेडिएटिंग एनर्जी कंटिन्यूसली देन इट शुड give a continuous spectrum, but instead or in actual practice a line spectrum is obtained from the energy emitted by electron. Okay, so अब बेसिकली जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद जिस चीज़ पर काम हुआ वो जो है उनके करेक्शंस जो उनके मॉडल में किए थे वो नील बोहर ने किए थे, जिसको हम जो है वो आगे स्टडी करेंगे। उससे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट देखना है एक्स रेज का, कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर और बेसिकली प्रोटॉन। ओके, W. Roentgen discovered that when high energy electrons from cathode collide with the anode in the Crookes tube, it can remove an electron from the inner shell of the atom. W. Roentgen ने क्या चीज़ डिस्कवर की थी कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलकर एनोड से जाके कोलाइड करते हैं, उससे स्ट्राइक करते हैं इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिस एनोड जिस एटम से बना हुआ है, क्योंकि बेसिकली जो है हर चीज़ जो है वो एटम से बनी हुई है, तो एनोड भी जो है वो एटम का बना हुआ है, एटम किसी एलिमेंट का है वो, और उस एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स उसके अंदर एनोड के अंदर मौजूद होंगे। तो जब वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एनोड से जाके टकराएगा, स्ट्राइक होगा, तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिमूव करेगा। बेसिकली जो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो उसको वहाँ से बाहर निकालेगा। ड्यू टू रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन इज अनस्टेबल एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी ड्रॉप्स इनटू द इनर ऑर्बिटल by emitting energy in the form of a photon. This photon corresponds to the electromagnetic radiation in the X-ray region. Okay, we have already studied the spectrum और electromagnetic radiation, जिसका पूरा हमने स्पेक्ट्रम देखा था कि वहाँ डिफरेंट रेंजेस ऑफ वेव लेंस की एनर्जीज जो है वो मौजूद होती हैं। उसमें हमने सर्टेन रीजन्स देखे थे, एक्स रेज, यूवी रेज, IR यानी कि इंफ्रारेड एक्सेट्रा। अच्छा, अब रोएंजन ने क्या चीज़ कही, बेसिकली इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि फॉर सपोज एनोड जिस एलिमेंट का बना हुआ है ये उसका एक एटम है, फॉर सपोज। ओके, तो ये फॉर सपोज हमारे पास एटम है और ये एनोड के अंदर है। एनोड के पूरी जो आपके पास प्लेट होती है उसमें कोई एक एटम हम कंसीडर कर लेते हैं। कैथोड की तरफ से जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जब वो आके एनोड से टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, तो बेसिकली फॉर सपोज यहाँ पर इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, फॉर सपोज। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके से स्ट्राइक होगा तो बेसिकली ये अंदर तक चला जाएगा क्योंकि फास्ट मूविंग है, और ये क्या करेगा, जब ये इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो ये इसको यहाँ से इमिट करवा देगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इमिट करवा देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो जाएगा, यानी कि अब कंडीशन ये है, तो अब यहाँ पर इस जगह पर जो है वो वैकेंसी हो गई इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की। तो कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है बेसिकली उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो अब जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो जाएगी। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर यहाँ आ जाएगा। So whenever an electron jumps from higher energy orbit to the lower energy orbit, it emits energy. तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, अब फॉर सपोज ये यहाँ आ गया, तो इस दौरान ये एनर्जी को इमिट करेगा। फॉर सपोज ये वो एनर्जी जो इमिट हुई है, तो ये जो एनर्जी है जब आप इसकी वेव लेंथ को मेजर करते हैं तो बेसिकली वो आती है एक्स रे रीजन के अंदर। सो X-rays are produced
when fast moving electron strikes with the anode and it removes an electron from the inner shell of the atom. As a result, an electron in the higher energy state fulfills that vacancy. तो वहाँ पर जो रेडिएशन फिर वो एमिट करेगा उस जंपिंग के दौरान, तो वो एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा. ओके, दिस इज़ द असेंबली ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. यहाँ पर आपके पास कैथोड है, यहाँ आपके पास जो है वो एनोड है, टारगेट मेटल बेसिकली. वही सारा प्रोसेस है. कैथोड रेज यहाँ से आएंगी, आके से स्ट्राइक करेंगी, वही सारा प्रोसेस होगा. इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा इनर शेल का, उसको फुलफिल करेगा हायर एनर्जी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, जो कि उस प्रोसेस के अंदर एनर्जी को रेडिएट करेगा. वो एनर्जी जो रेडिएट हुई वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज यहाँ इमिट होगी. एक्सरेज को एक्सरे कहने का नाम ये था बिकॉज एट दैट टाइम उनको जो है वो मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी उनकी कि बेसिकली एक्सरेज हैं क्या, तो उनको एक्सरेज कह दिया गया था. कि जिस तरह हम मैथ्स में सपोज कर लेते हैं कोई चीज़ के एक्स उसको फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी उस टाइम पर फाइंड आउट करना था इसको फर्दर. ओके, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेव लेंथ एंड न्यूक्लियर चार्ज. बेसिकली प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और वेव लेंथ के दरमियान में क्या रिलेशन है उसको हेनरी मॉजले ने एक्सप्लेन करा. द वेव लेंथ ऑफ द एक्सरे इमिटेड डिक्रीजेस रेगुलरली विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक मास. ऑन केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ दिस डेटा, Mosley found that the number of positive charges on the nucleus increases from atom to atom by a single electronic unit. He called the number of positive charges as the atomic number. अच्छा, बेसिकली जब ये सारा एक्सरे का एक्सपेरिमेंट हुआ तो उस टाइम उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी कि ये रेज बेसिकली है क्या. तो मॉजले ने जो है फर्दर जो है एनोड्स को सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा. जस्ट क्या चेंज करा, वो हर बार एनोड का मटेरियल चेंज कर देते थे, डिफरेंट मेटल्स का एनोड वो प्लेस करते थे. उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे वो ज़्यादा मास वाला एलिमेंट लेके एनोड फॉर्म कर रहे हैं, तो जो आपके पास एक्स रेज की वेव लेंथ है वो डिक्रीज हो रही थी. जितने ज़्यादा मास है एनोड का, जिस एलिमेंट या मेटल से वो बना हुआ है, जितना ज़्यादा उसका मास है उतनी ही शॉर्ट वेव लेंथ की एक्स रेज को वो एमिट कर रहा था. तो उससे उन्होंने ये चीज़ कंक्लूड करी कि बेसिकली जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि बेसिकली मास को इंक्रीज करने के लिए जो है वो एटॉमिक मास आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है. तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपके पास जो है वो चेंजेस आ रहे हैं एक्सरे की वेवलेंथ के अंदर. तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो एक्स रेज हैं बेसिकली वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं कि आपके पास साइज़ क्या है एटम का, बेसिकली मास क्या है, या आपके पास जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है, बेसिकली कितना पॉजिटिव चार्ज उसमें मौजूद है उस पर डिपेंड कर रहा है. Okay, next is Niels Bohr atomic model. Okay, he was a Danish physicist and he made foundational contributions to the understanding of atomic structure and quantum theory. Basically Rutherford atomic model के जो drawbacks थे या जो weaknesses थी उनको overcome किया Niels Bohr atomic model ने. So first of all we will discuss the postulates of Bohr atomic theory, and after that we will do practice some derivations related to the Bohr atomic theory. Okay, postulate number 1, constant energy concept. Okay, Bohr told that energy of an electron is constant in one of its allowed orbits. Bohr ने ये बताया कि basically जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ्स में होता है यानी कि ऑर्बिट में होता है, ये सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के अराउंड जो है इनको आप ऑर्बिट कहते हैं, शेल कहते हैं या स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं, यानी कि बोहर स्टेशनरी स्टेट्स. स्टेशनरी मीन्स दीज आर फिक्स्ड. ओके, उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट के अंदर, स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर मौजूद है तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एनर्जी है. As long as an electron remains in this orbit, it neither absorbs nor radiates energy. जब तक वो इस ऑर्बिट के अंदर है, इस ऑर्बिट के अंदर जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो ना वो एनर्जी को एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा. एनर्जी की इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगी
तो वो किन केसेस में होगी और उनसे क्या इफेक्ट आएगा वो हम देखते हैं आगे। Okay, concepts of energy levels. Electrons revolve around the nucleus uh, in circular orbits in which energy of electron is constant. These circular paths are known as energy levels or stationary states. Okay, according to Neil Bohr, electrons जो है वो circular orbits में revolve करता है. I have already told you. उनको energy levels कहा जाता है या stationary states और shell या orbit भी कहा जाता है. All are similar things. Here is an example. ये सेंटर में न्यूक्लियस, उसके अराउंड ये सर्कुलर पाथ्स, इसको आप शेल, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट्स या एनर्जी लेवल जो है वो कह रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इनमें रिजाइड कर रहे हैं. ये ब्लू जो है, ब्लू वंस आर इलेक्ट्रॉन्स. Radiation of energy. If an electron jumps from higher energy level to a lower energy level, it radiates a definite amount of energy. Okay, इसको हम थोड़ा सा जो है वो समझने की कोशिश करते हैं. ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड जो है वो आपके पास सेवरल सर्कुलर ऑर्बिट्स मौजूद हैं. ओके, हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है. न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस ऑर्बिट का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस ऑर्बिट की एनर्जी भी इंक्रीज होगी. फॉर सपोज इसकी एनर्जी थी 1 किलोजूल पर मोल, इसकी थी 2 किलोजूल और इसकी थी 3 फॉर सपोज. तो एनर्जी जो है वो इस तरह बढ़ रही है. डिस्टेंस ज़्यादा, देखें जितना पॉजिटिव अपोजिट चार्ज नियर होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन होगी और उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा. जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो अपोजिट चार्ज का बढ़ता जाता है उनकी अट्रैक्शन कम होती जाती है, उतने ही वो अनस्टेबल होते जाते हैं और एनर्जी उतनी ही हाई होती जाती है. तो बेसिकली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं, वो ऑर्बिट्स में रहे हैं. जैसे जैसे उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है. तो बोहर ने ये कहा कि जब भी कभी, अच्छा एक चीज़ और, जो फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट है उसकी एनर्जी को हम E1 कह सकते हैं, इसकी एनर्जी को हम E2 कह सकते हैं, एंड फॉर इसको फिर आगे फर्दर आप एनर्जी कह सकते हैं E एनर्जी 3. बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने इन दो एनर्जी लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो यानी कि डेल मींस डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, और ये एनर्जी है तो डेली. तो आप जो है वो बड़े ऑर्बिट में से बड़ी एनर्जी में से छोटी एनर्जी को माइनस करवाएंगे, यानी कि E3 माइनस E1. बट इन दैट केस जो E3 है इसकी एनर्जी ज़्यादा तो उसको हम E2 कह सकते हैं, और जो E2 है उसकी एनर्जी जो है वो लेस है इसलिए हम इसको E1 कह सकते हैं. Okay, so when an electron jumps from higher energy orbit to the lower energy orbit, for suppose वो first orbit से third orbit से one, ये first second और ये third orbit, तो third energy orbital से first energy orbital में आ रहा है, तो वो orbit में आ रहा है, तो वो energy जो है वो emit करेगा. लाइक दिस, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो एनर्जी जो है वो इमिट करेगा. एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. एब्जॉर्प्शन कब होगी? अब हमने ये कहा कि हर सर्कुलर पाथ की एनर्जी अपनी फिक्स्ड है. फॉर सपोज ये आपके पास एटम है, यहाँ फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, इसकी एनर्जी 2 है, इसकी एनर्जी फॉर सपोज 1 है. अब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मौजूद है, तो इस वक्त जितनी इस शेल की एनर्जी है 1, इतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी कि 1. अब अगर इसको जंप करके आगे जाना है तो इसकी एनर्जी मस्ट भी कितनी हो? 2 हो, तो ही ये इस जगह पर रह सकता है. इसको आप इस तरह से सपोज कीजिए, फॉर सपोज हम एक होटल में जाते हैं रेंट करने रूम, तो जितने हमारे पास कैश होगा हम उसी हिसाब से जो है वो रूम बुक करवा सकते हैं. अगर हमारे पास अगर एक रूम है उसमें आपको फैसिलिटीज़ कम है और वो 100 रुपीज़ फॉर सपोज पर नाइट है उसका फेयर, और एक रूम है उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा है लेकिन उसका जो फेयर है वो 200 रुपीज़ है, तो अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं तो हम 2 सेकेंड वाले जिसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं उसमें हम ऑब्वियसली नहीं रह सकते. इसी तरीके से इस ऑर्बिट की एनर्जी क्यों के 2 है सेकेंड ऑर्बिट की, तो जब इलेक्ट्रॉन जिसको इसमें रहना है उसकी एनर्जी भी 2 होनी चाहिए इन ऑर्डर टू स्टे इन दैट स्पेसिफिक ऑर्बिट. तो अगर लोअर से हायर की तरफ जाना है तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी.
Whenever electron jumps from lower energy orbit to the higher energy orbit, it absorbs energy. ये एनर्जी जब भी वो एब्जॉर्ब करता है किसी सोर्स से तो वो जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है. Whenever आप किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करें तो बेसिकली वो यूटिलाइज कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज करने में ही यूटिलाइज हो रही होती है. लाइक दिस कि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. एरो से आपको क्या बता रहे हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये मूव करके ऊपर जा रहा है. ओके, नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी. एनर्जी रिलीज और एब्सॉर्ब बाय एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स. एनर्जी जो भी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है इलेक्ट्रॉन की जंपिंग में, चाहे वो हायर से लोअर, लोअर टू हायर हो, तो वो आपके पास किसके इक्वल होगी, difference of energy between two energy levels. Okay, let an electron jump from a higher energy level E2 to a lower energy level E1. The energy is emitted in the form of light. Amount of energy release is given by, जो energy है वो in the form of light emit होती है obviously, जिसको फिर हम प्रिज्म में से अगर पास करवाएं तो वो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है. तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डेल ई E2 माइनस E1 से निकालेंगे. अच्छा, डेल ई अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इज इक्वल टू एच म्यू, दैट इज Planck's constant and mu is for frequency, and ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है. तो आप इस इक्वेशन को डेल ई की प्लेसमेंट में एच म्यू लिख सकते हैं. Sixth postulate is angular momentum of electron. Angular momentum, obviously electron is moving on a circular path, तो जो momentum होगा उसका वो angular होगा because वो angle form कर रहा होगा at every point. जब वो अपनी position change कर रहा है तो वो angle form करेगा. Angular momentum of an electron in an energy level is given by mvr is equals to nh over 2 pi, where n is the number of orbit. अगर first shell है, first orbit है तो n1 हो जाएगा, अगर second shell है तो n2 हो जाएगा, and so on. M is mass of electron, V is the velocity of electron, and R is the radius of the orbit. Okay, एक और जो important चीज़ इस postulate से हम देखते हैं पढ़ के, वो ये है कि only those energy levels or orbits are possible for which angular momentum of electron is an integral multiple of h over 2 pi. सिर्फ वही एनर्जी ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, मतलब वही एनर्जी ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होता है h ओवर 2 पाई के, या फिर उनका इंटीग्रल मल्टीपल है, या मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, जिस तरह हमने NH ओवर 2 पाई हम देख रहे हैं, ये 2, 3, 4 वट एवर इट इज़. ठीक है. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल. उनके पॉस्टुलेट्स हैं, एग्जाम में आपको जो है वो पॉस्टुलेट्स लिखने के लिए भी आते हैं. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो है वो पूरा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको उनका कंस्ट्रक्शन देनी होती है उस एक्सपेरिमेंट की, उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया वो उसके कंक्लूजन्स, रिजल्ट्स, वीकनेसेस सब आपको उसमें जो है वो लिखना होता है. इसके अलावा डायग्राम जो है वो भी ड्रॉ करनी होती है. तो उसका भी जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से रदरफोर्ड का आता है सेक्शन सी में, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में. और नील बोहर एटॉमिक मॉडल के पॉस्टुलेट्स भी आपको लिखने के लिए आते हैं. इसके अलावा नील बोहर एटॉमिक मॉडल से हम फर्दर जो है वो 4 डेरिवेशंस को जो है वो ड्राइव करेंगे, 4 फार्मूलाज ड्राइव करेंगे. फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, एंड फॉर द वेव नंबर ऑफ दैट रेडिएशन. तो ये 4 डेरिवेशंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे. टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द टेक्स्ट और चैट बॉक्स एंड यू कैन आस्क मी. थैंक यू.